सभी को राम राम जी। आज है 24 जनवरी, हमारा फिल्म स्पेसिफिक डे का 7वां या 8वां दिन। तो मैंने 2 दिन शूट नहीं किया था, 22 और 23 को, क्योंकि ज़्यादातर मैंने मंथली मैगजीन कवर करी थी। अगस्त वाली PY शूट किए थे, रिवीजन किया था और सीसेट किया था। ऐसे ही 22 और 23 को अगस्त वाली जो मंथली मैगजीन थी वो मैंने कंप्लीट करी थी। आज की मैं टारगेट्स बता देता हूँ आपको। आज के सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट कवर करेंगे, फिर यूनियन टेरिटरीज़ वाला जो चैप्टर है वो कवर करेंगे, फिर शेड्यूल एंड ट्रैवल एरियाज़ वाले कवर करेंगे, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स ये वाला कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फैक्चुअल डेटा आता है इसके अंदर, तो वो याद करना है। PY सॉल्व करें, सीसेट कवर करें। तो बिना किसी देरी के अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। तो चलिए, तो सुबह सुबह अच्छी खुली धूप में मैं छत पे जाकर अपनी पढ़ाई चालू करता हूँ। और हम जो पिछले जो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं उनमें से मेनली कुछ चैप्टर्स अभी ऐसे हैं जो थोड़ा सा रिवाइज करना बाकी है। आज मैंने चालू किया था लोकल बॉडीज़ में पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इंपॉर्टेंट है काफ़ी। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने इनमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं आपके मोटिवेशन से रिलेटेड, UPSC जर्नी से रिलेटेड। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे देखिएगा। मैं सबसे पहले अपनी एक सिंपल रीडिंग लगाता हूँ, जिसमें मैं एक जो चैप्टर के जो ओवरव्यू हो उसको कवर करता हूँ। उसके साथ चैप्टर के लास्ट में जो आर्टिकल्स दिए होते हैं ना, और साथ में जो मैं टॉपिक्स पढ़ता उनको उनके साथ में मैं लिख लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब मेंस में अपन कोई आंसर लिखते हैं ना, तो हम आर्टिकल को कोट करते हैं। तो जब अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ में अगर हमको आर्टिकल याद है ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है हमको उस चीज़ को रिकॉल करने में। अगर आर्टिकल पे थोड़ी सी आपकी पकड़ ना, अगर मोटा मोटी आपको आर्टिकल्स याद हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो किस पार्ट के अंदर वो टॉपिक आता है वो आपको अगर याद है, तो आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर। तो उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आर्टिकल्स को लिखना साथ के साथ। जो नोटिंग लक्ष्मीकांत के हर एक चैप्टर के ख़त्म होने पर दी हुई है, वो नोटिंग भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी UPSC वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट केस लॉस की जो ब्रीफिंग दी हुई है ना, उनके अंदर दी हुई है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट केस है उसके बारे में बताया हुआ है, हमको अच्छे तरीके से लक्ष्मीकांत को कवर करना है। तो मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई चालू करता हूँ। और दूसरी चीज़, जब भी लक्ष्मीकांत को मैं पढ़ता हूँ तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगता है किसी टॉपिक के बारे में, उसके सेपरेट नोट्स कहीं अलग पेजेस पर बनाने के बजाय मैं उसमें अपने ऊपर जो खाली जगह, अपनी जो ब्लैंक स्पेस होता है उसके ऊपर ही लिख लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि फिर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता किसी दूसरी चीज़ अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो अगर वो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है ना, तो वो चैप्टर आप बहुत जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो अपन पंचायती राज वाले में अपन पढ़ते हैं, तो आपको आर्टिकल हमको पता है। ये लक्ष्मीकांत के अंदर जो पंचायती राज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो कमेटीज़ दी हुई हैं, सबसे पहले कि पंचायती राज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कमेटीज यहाँ पर आई थी, बस। इसके बाद आपको कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। जहाँ से चैप्टर चालू होता है वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जो बताया हुआ है। इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें जो स्टेट्स के लिए मैंडेटरी हैं, जो उन्हें लागू करनी है, और कौन सी चीज़ें जो वॉलंटरी है, जो वो अपने जब रिसोर्सेस होंगे तब लागू करेंगे। वो डिफरेंस हमको याद रखना है इस वाले चैप्टर में। और दूसरी चीज़, ग्राम सभा का रोल है ना, वो हमको याद रखना है। एक हम PESA पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज वाला जो एक्ट आया था, उसमें ग्राम सभा का क्या रोल था, और स्टेट गवर्नमेंट की क्या रोल्स हैं। ग्राम सभा खुद अप्रूवल देती है या फिर परमिशन देती है, या खुद उनको क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूशन का काम भी ग्राम सभा करवाती है या नहीं। एग्जीक्यूशन का काम स्टेट गवर्नमेंट देखती है, उनका काम है परमिशन देना, अप्रूवल देना। ये वाला चैप्टर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो फेडरलिज्म है इंडिया का, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई नहीं है सेंटर और स्टेट ने, बट एज आप अपने आंसर्स में इसको कोट करिएगा। एक फुल फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं, पूर्ण संघवाद, उसमें जो तीसरा अंग है, जो तीसरा पार्ट है, तीसरी बॉडी जो है, तीसरा पिलर जो है, वो लोकल गवर्नमेंट्स हैं। आप इनके बारे में एक चीज़ याद रख सकते हैं, इनके थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनके बारे में, भले ही आप मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो, बट एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहती है ना। कोई ऐसा क्वेश्चंस आ गया मान लीजिए प्रीलिम्स के अंदर जो कि बहुत ही अतरंगी है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, उसके अंदर लॉजिकल गेसिंग लगा पाएंगे। नहीं तो अगर आप बिल्कुल किताब के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है वही मुझे पूरा याद है,
और आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो इतनी डेवलप नहीं है, तो आपको प्रीलिम्स में भी प्रॉब्लम होने वाली है। ध्यान रखिएगा, मेंस में तो होगी, प्रीलिम्स में भी प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज़ है म्यूनसिपैलिटीज़। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है ना कि लॉर्ड मेयो का क्या रोल था और लॉर्ड रिपन का क्या रोल था। एक जो मॉक टेस्ट में कभी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट टाइम कब ग्राम पंचायत का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था इंडिया में बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो 1919 जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत पहली बार ग्राम पंचायत का गठन हुआ था इंडिया में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1959 में नागौर के अंदर पहली बार पंचायतों का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है क्या, वो जो रिजर्वेशन के लिए है ना, जैसे ओबीसीज़ को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, एसटी एससीज़ को रिजर्वेशन है उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, और वुमेंस को रिजर्वेशन है 1/3। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया हुआ है म्यूनसिपैलिटीज़ में, उसमें अध्यक्ष पद के लिए यानी कि चेयरमैन के लिए महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, कितना मिलेगा इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट पंचायतों के बारे में ये मैंडेटरी है कि महिलाओं को 1/3 सीट्स में भी और एज अ चेयरमैन के लिए भी उनके लिए मैंडेटरी है। तो ये डिफरेंसेस हमको याद रखने हैं नगर म्यूनसिपैलिटीज़ में। और इन दोनों चैप्टर्स को कवर करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, लंच किया, और ये दोनों चैप्टर यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका वाले चैप्टर मुझे 3 से 4 घंटे लगे दोनों को पढ़ने में। तो क्योंकि थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें इसके अंदर थी, कंसंट्रेशन और मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 घंटे सिटिंग, उसके बाद आप ब्रेक, या फिर ऐसा कर सकते हैं हर घंटे में आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या पोमोडोरो जो टेक्निक होती है कि आप 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट में आपने जो 50 मिनट पढ़ा उसको रीडिंग लगाइए, फिर आप ब्रेक लगा सकते हैं 5 मिनट का। कोई भी टेक्निक आप यूज़ करें, लेकिन कंसंट्रेशन आपका चाहिएगा इस टाइम पे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कैसे कंसंट्रेशन और खुद को मोटिवेट कैसे रखें, एक इंटरनल मोटिवेशन कैसे लेके आएँ, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट और यूपीएससी प्रिपरेशन में हम भी बहुत ज़्यादा 5, 6, 7 साल दे देते हैं, जो कि हमारी जो इम्पोर्टेंट एज टाइम को हम गोल्डन एज बोल सकते हैं, जो 20 से लेके 35 तक है या फिर 32 तक है, गोल्डन एज हमारी। इसके अंदर ही हम प्रोडक्टिव करते हैं, प्रोडक्टिव सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, उससे हम केवल पढ़ाई किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरनल मोटिवेशन हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी कि हम इस प्रिपरेशन को ना करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जुनून के पक्के, वो लोग उन्होंने सोच लिया तो करेंगे, तो ऐसे लोग कर भी जाते हैं। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में हैं, सही आपको एक गाइडेंस मिली हुई है, सही मेंटरशिप अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तभी यह पॉसिबल है। क्योंकि यूपीएससी में कंपटीशन सब लोग जानते हैं और सक्सेस रेट सब जानते हैं, 0.1 समथिंग कुछ सक्सेस रेट है, तो एक भी नहीं। ये जो मोटिवेशन है आपको एक अच्छा और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अंदर से गोल क्यों आपको यूपीएससी में जाना है वो अगर क्लियर नहीं है, क्लैरिफाइज नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक इसमें सस्टेन नहीं कर पाएंगे, डिमोलाइज हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। अगर आप यूपीएससी करने वाले हैं तो लग जाइए तगड़े तरीके से। 3 महीने बाकी हैं केवल प्रीलिम्स के, तो अपने आप को उसमें झोंक दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम अपने आप को झोंक देना, क्योंकि ये आर या पार वाली चीज़ें हैं। जो लोग ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे नहीं करेंगे, तो वो ऐसा ना करें। अपने आप को तैयार कीजिए, मजबूत करिए, अभी भी टाइम है, आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। पहला गोल लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। इसी के साथ मैंने अपना दूसरा जो गोल था मेरा, वो मैंने चालू किया। 2 चैप्टर्स हैं, देखो, एक यूनियन टेरिटरीज वाला चैप्टर है जो 40 है, एक पहला चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो दोनों चैप्टर मैंने कवर किए हैं। ये यूनियन टेरिटरीज वाला चैप्टर है, उसके अंदर तो आपको आर्टिकल सिंपली याद रखने हैं बस, और कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट को क्या पावर है, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको क्या पावर है। बस इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक दिल्ली के बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस है ना, वो हमको याद रखने के, कैसे दिल्ली थोड़ा सा डिफरेंट है अदर जो यूटीज़ हैं उनसे।
पहला चैप्टर जो है यूनियन एंड टेरिटरी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो इंडिया और भारत वाली जो डिबेट चली थी उस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, बाहरी चीज़ों पर ध्यान देना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो हमको जरूर से पता होना चाहिए कि इंडिया और भारत दोनों का नाम आर्टिकल 1 में मेंशन है। आर्टिकल 2 क्या बताता है, आर्टिकल 3 क्या बताता है, आर्टिकल 4 क्या बताता है। 4 क्या बताता है कि आर्टिकल 3 के अंदर किए गए जो भी संशोधन है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो नहीं है। आप उनको बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप उनको पारित कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था, अगर इंडिया अपनी कोई भी ज़मीन या अपनी कोई भी जगह उसको किसी अदर कंट्री को ट्रांसफ़र कर रहा है या वहाँ से कोई जगह ले रहा है तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है। जैसे 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जैसे बांग्लादेश को हमने कुछ जगह अपनी दी थी और वहाँ से कुछ चीज़ें हमने ट्रांसफ़र अपने तरफ की थी, तो वो जो चीज़ें थी उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन था, इसमें हमको क्लियर होना चाहिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, क्या क्या आर्टिकल्स दिए हुए हैं। जैसे दूसरा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल बताता है कि हम बाहर से कोई भी स्टेट या फिर कोई भी जगह अपने अंदर उसको एक्वायर कर सकते हैं। तीसरा क्या बताता है, स्टेट है जो हमारे स्टेट की बाउंड्रीज है, स्टेट के नेम चेंज करना हो गया, उनका रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। उसी के तहत तो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। वो उसके अंदर बारे में आप पूरा आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कमेटीज़ बैठी थी, कि धर आयोग क्या था, जेबीपी कमेटीज़ या आयोग जो क्या बैठा था, कि भाषाई आधार पर क्या हो सकते हैं, क्या केवल भाषाई आधार पर दिया हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटिव पे दिया हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है ना हमको हमेशा क्लियर रखना है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने दिमाग में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ सिमिलर है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, PYQ से। जब भी चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपका गोल है उसको ख़त्म करिए, उसको ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है, PYQs उठा लेने हैं। PYQs कई लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम बार PYQs कर चुके हैं, उन्हें रट चुके हैं, PYQs महान हो चुके हैं वो लोग, लेकिन फिर भी एक आपने PYQs इस तरीके से सॉल्व किए हैं कि आपको आंसर्स पता है तो आप बहुत बड़े तोप हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनसे आपको पैटर्न निकालना था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूपीएससी आप अगर नोटिस करें तो पिछले 2-3 साल से जेल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले पैरोल के बारे में पूछा कि पैरोल उसमें क्या है, फिर पूछा कि जो कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, उसमें क्या अंतर है। इस बार 2023 में क्या पूछ लिया कि जेल के जो एक्ट था वो अपने 1873 वाला वो एक्ट था, वो स्टेट को पावर देता था, जो कॉलोनियल एरा में जो एक्ट बना था। और स्टेट जो जेल के सब्जेक्ट में आता है, जो कंटिन्यूशन देख रहे हैं हम 2-3 साल के अंदर जो जेल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप खुद अगर PYQ सॉल्व किएंगे तो एक पैटर्न है। तो यानी कि हमको जेल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें थी, तो ये इंडिकेशन देता है यूपीएससी, हमें उसके बारे में जानना है। PYQs केवल सुबह से सॉल्व नहीं करने हैं कि भाई हमको सारे आंसर्स याद हैं, हमको हर एक ऑप्शन का बारे में पता है। यस, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, बट आपको एक पैटर्न वहाँ पर देखना है कि पैटर्न कैसे रिपीट करता है, कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जो 41 चैप्टर है यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, थोड़ा सा मुझे लगा कन्फ्यूजिंग कि कब राष्ट्रपति घोषणा करता है, कब राज्यपाल पावर में आ जाता है, कन्फ्यूजिंग है भाई थोड़ा सा, तो ध्यान से पढ़ना भाई लोगों। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पता होना चाहिए। 5th शेड्यूल में किन किन स्टेट्स के बारे में और 6th शेड्यूल में किन किन स्टेट्स के बारे में नहीं पता है तो भाई रट लो। 6th शेड्यूल में AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और 5th में अदर जो शेड्यूल एरियाज है उनके लिए, ये याद होना चाहिए। नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है, आर्टिकल 244 to 245 इसी कंटिन्यूशन में, और 245 से 253 तक फिर आगे वो सेंटर स्टेट रिलेशन कवर हो जाते हैं, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में उनके गोल कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देखिएगा। और जो अगर आपको वीडियो तो सेकंड गोल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा लास्ट बचा है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ये हमको कंप्लीट करना है अभी। तुरंत को चालू करते हैं। आपने नहीं देखी तो जाकर देखिएगा। और जो अगर आपको वीडियोस पसंद आते तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा हमको कि थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा उससे। तो इन शेड्यूल एरियाज़ के बारे में आपको पता चलता होगा कि अलग ही इनको पावर दे रखी है, यानी कि राज्यपाल को कुछ अलग ही पावर है यहाँ पर, डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी अच्छी दे रखी है कि वो वहाँ पर जो लॉज है राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर
के द्वारा बनाए गए लॉज को भी वहाँ पर वो रिव्यू करता है पहले कि ये यहाँ पर लागू होंगे कि नहीं होंगे। कितनी अच्छी चीज़ है ना, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम इंडिया में रहते हैं तो ये एक असम्मित संघवाद हम इसको कह सकते हैं, यानी कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं स्पेसिफिक जहाँ पर कुछ ऑटोनॉमी दे रखी है। वहाँ पर जो हमारी संसद है, यानी कि जो लोग संसद और विधानमंडल है, वहाँ से हमारे जनता द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। उन्हीं के बनाए गए लॉज को भी गवर्नर खुद के द्वारा उनको चेंज कर सकता है और उनको अकॉर्डिंगली वहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो कितनी अलग चीज़ है ना, इंडिया कितनी डाइवर्स है। वो एक आप इसको अलग तरीके से देख सकते हैं ना, केवल याद करने के तरीके से नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर जैसे असम होगा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, वहाँ पर क्या है, स्वशासी जिले हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर एक जिला परिषद बनती है और जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 26 जो होते हैं उनको निर्वाचित किया जाता है वयस्क मताधिकार के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, तो ध्यान रखिए कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कौन सी नहीं है। वी हैव टू नो अबाउट इट, नो अदर ऑप्शंस। और 4 लोग जो होते हैं जिला परिषद के अंदर वो राज्यपाल अपॉइंट करता है। और ये जो जिला परिषद है वहाँ पर एज ए छोटी, वहाँ पर आप उसको विधानमंडल मान लो, एज ए स्टेट लेजिस्लेचर मान लीजिए, विधानसभा मान लो एक छोटी सी, जो अपने लॉज बनाती है। कितनी। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के जो मेजर टारगेट्स थे पॉलिटी से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा PYQs को प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नाइट में हम अपना सेशन रखेंगे CSET का। अलग चीज़ है। तो इन सब चैप्टर्स को, अपने गोल्स को कवर करने के बाद PYQs में मैं पहुंच गया। मैंने अब थोड़े से पैटर्न एनालिसिस किया, उसके बाद CSET को नहीं भूलना है बस। CSET को अभी से, जो लोग अभी से CSET नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे। CSET को लेके चलिए साथ में, CSET बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको लेके चलिए। और अपने जब CSET कर रहे हैं तो CSET के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए। मैं यही कर रहा हूँ। मैं क्वांट पढ़ रहा हूँ इस टाइम, क्वांट के अंदर रेशो और प्रोपोर्शन में पढ़ रहा हूँ। क्वांट और मैथमेटिक्स मेरा भी उतना अच्छा नहीं है बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो क्वांट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि उनके बारे में वीडियोस बनाऊँ तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और CSET नहीं छोड़ना है भाई, नहीं तो UPSC आपको छोड़ देगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।